हेलो दोस्तों, मैं सुनील उपाध्याय अरुणाच गुरुकुल से फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। और चलिए, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का देख रहे थे। ये नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे, मेनली कवर करने का कोशिश करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो देखो, आप सबसे पहले समझने का कोशिश करोगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो होता क्या है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया बच्चों की हमें लॉ को जो है वो ओबे नहीं करना है। हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को जब आप फॉलो नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर को जब नहीं मानोगे, तो हम लोग उसे बोलेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए, बात है फरवरी 1922 का, है ना। जैसे कि आपको पता है कि 20 से 22 तक 1920 से 22 तक नन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। और जब नन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया तो गांधी जी जो है फरवरी 1922 में नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए हैं। और नन कॉपरेशन मूवमेंट को जब वापस ले लिए तो देखिए, थोड़े ही दिन तक मूवमेंट वगैरह बन रहा था, है ना। नन कॉपरेशन जब खत्म हुआ तो थोड़े ही दिन तक मूवमेंट बन रहा था। इस बीच गांधी जी को जो है जेल भी भेज दिया गया था और गांधी जी जो है जेल में रहे थे 6 सालों तक। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब गांधी जी जेल में हैं और इधर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको पता होगा कि इस एक्ट के थ्रू इंडिया में कैसे गवर्नमेंट चलाना है। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इंडिया में कैसे गवर्नमेंट चलाना है, ये लंदन से ऑपरेट होता था, है ना। लंदन से ऑपरेट होता था और इसके लिए हर एक 10 साल में यहाँ पे टीम आती थी। जैसे 1919 है, उसके बाद फिर 1929 में आना था, लेकिन 28 में साइमन कमीशन आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया था। यानी कि फुल्ली यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो लंदन से ऑपरेट हो रहा था। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन गया था और जिसके थ्रू एक लुभावना कह सकते हो कि इंडियन को बेवकूफ बनाने का कोशिश किया गया था कि आप लोग को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा, है ना। इसको हम लोग सिविक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया था। खैर, फिलहाल आप देखो कि जब ऐसा हुआ, गांधी जी इस बीच जेल में है। हालांकि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये आप याद रखना, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया था। बस यहां से ये बात आप याद रखोगे, ये मार्क करके रखिए कि सीआर दास जो है और मोतीलाल नेहरू जो है ये क्या किए थे, स्वराज पार्टी बनाए थे कांग्रेस से अलग होकर के, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका पार्टी जो है, इन्हें क्या था, गवर्नमेंट में आके इन्हें अपोज करना था ब्रिटिशर्स का। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर थे वो इस तरह के पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य था उससे उतना ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। वो चाहते थे मास एजिटेशन, यानी कि लड़ाई झगड़ा करके बड़ा हंगामा क्रिएट करके आजादी लिया जा सकता है, इस तरह सत्याग्रह वगैरह से कुछ नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। बाद में आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था और इन दोनों में कभी उतना बनता नहीं था। ऐसा मैं नहीं कहता, इतिहास गवाह है। तो अब देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 टुकड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा था इंडियन लीडर्स का जो टीम है। एक जो है वो गवर्नमेंट में आके कुछ करना चाहते थे और अगला जो है वो गांधी जी के साथ जाना चाहते थे। अब यहाँ देखिए, इन सच सिचुएशन इंटरनल डिबेट डिसीजन 2 फैक्टर्स अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स 1920। द फर्स्ट वाज इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। और हाँ, और इस तरह ऐसा इसलिए हो रहा था, 2 टुकड़ों में बंट रहा था यहाँ पे, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। आप अगर वर्ल्ड हिस्टोरी पढ़े होगे तो देखे होगे कि ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन वगैरह झेल रहा था, यूएस वगैरह सारा ही परेशान था इस समय। खैर, यहाँ उतना कुछ बड़ी बातें नहीं है, परेशान थे लोग, वो बस जिक्र किया गया है। अब इसी बीच देखिए ये वाला कि यहाँ पे साइमन कमीशन को भेजा गया था। इसी बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइमन कमीशन, जिसका सर जॉन साइमन जो है हेड है, और ये 5 लोगों का टीम था, है ना। साइमन कमीशन जो है 5 लोगों का टीम था, जिसमें से सारे ही लोग जो है वो अंग्रेज थे। और इंडिया में मैं बोला ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू 10-10 साल बाद टीम भेजना था कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसे चलाना है। तो साइमन कमीशन यहाँ आया था इंस्पेक्शन करने के लिए, देख रेख करने के लिए कि कैसे कैसे गवर्नमेंट का क्या सिचुएशन है। अब देखो, जब वो यहाँ आए तो उनका उतना अच्छा से स्वागत नहीं किया गया। गो बैक साइमन का उन्हें जो है स्लोगन सुनने को मिला और सारे पार्टी जो है एक साथ उनको अपोज कर दिए। सारे पार्टी जो है एक साथ उनको अपोज कर दिए। लेकिन हाँ, वो 1928 में आए थे और उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है लॉर्ड इरविन को सौंप दिया। जा करके रिपोर्ट वो तैयार करके पहुंच गए और जाकर सौंप ही दिए। तो अब देखो, जब ऐसा हुआ तो पता चला कि इंडिया में बहुत सारे लीडर जो है वो अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। देखो, अगर आप देखोगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 ठो हुआ था, 30, 31 और 32 था, है ना।
32 और 31 और 32 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। हालांकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें गांधी जी जाने से इनकार कर दिए थे और गांधी जी नहीं गए तो कांग्रेस भी नहीं गए। और बाद में आप देखोगे तो 2 राउंड टेबल जो हुआ उसमें वो लोग मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकम द असर्टिव लिबरल्स मॉडरेट्स। ये सब कुछ वैसी बातें आपको नहीं याद रखनी है। चलो इसे मार्क से मैं हटा दूं, ये नहीं याद रखनी। इन December 1920 अंडर द प्रेसिडेंसी जवाहरलाल नेहरू लाहौर, ये याद रखिएगा। लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का स्लोगन दिया गया था। पूर्ण स्वराज है ना, यहाँ पूर्ण स्वराज का स्लोगन दिया गया था। और इन्होंने जो है 26 जनवरी 1930 को, ये देखिए 26 जनवरी 1930 को जो है वो क्या किए थे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिए थे। ये हालांकि जल्दीबाजी था, बेवकूफ़ी था। गांधी जी अभी जेल से निकल गए हैं, है ना। 6 साल तक वो लगभग 1922 से 28 के लगभग वो जेल में थे। 5-6 साल जेल में रहे हैं। और देखिए 1930 में जो है इंडिपेंडेंस डे मना लिया गया है। हालांकि ये थोड़ा जल्दीबाजी कह सकते हो आप, ये एक बेवकूफ़ी कह सकते हो आप। ये जो है वो अभी नहीं ऐसा होना चाहिए था। अब देखो, अगर आप आगे देखोगे, ये इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आप याद रखिएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930, 31 और 32, 1930, 31 और 32 में जो है ये चला था। हालांकि जो आगे हमारे पास जो है साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह कह सकते हो आप, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, एक तरीके का लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानना है। देखिए क्या है, ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी जो है एक लेटर भेजते हैं लॉर्ड इरविन को। और लॉर्ड इरविन को जो है वो अपना 11 डिमांड रखे थे। ये बातें कि 31 जनवरी 1930 को वो एक लेटर लिखे थे और 11 डिमांड मांगे थे। इसमें कुछ जनरल बातें थी, है ना। लेकिन जो मुख्य एक बात है वो है कि आप नमक पे टैक्स हटा दीजिए, नमक पे टैक्स हटा दीजिए। गांधी जी बोले थे कि अगर आप नमक पे टैक्स नहीं हटाते, वैसे अगर आपसे पूछे साल्ट सत्याग्रह क्या था तो देखो क्या लिखोगे, जनरल इंटरेस्ट। ये बातें यहाँ तक है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट और पीजेंट्स का, हाँ, साल्ट वाज समथिंग कैन रीच, ये बातें यहाँ तक आप मार्क करो इसको, ये पीजेंट्स तक। और उसके बाद यहाँ आ जाइए, द मोस्ट स्ट्रिगिंग ऑल डिमांड्स एबोलिश। ये देखो 11 डिमांड था जिसमें से साल्ट से टैक्स हटाना, ठीक है, एक बड़ा सा डिमांड था, है ना। इसीलिए इसको गांधी जी ने जो है साल्ट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि वो यूनाइट करना चाहते थे लोगों को। और गरीब अमीर सारे ही नमक खाते थे तो सारे लोग इससे यूनाइट हो जाते। तो खैर यहाँ तो ठीक है, लेकिन अब आगे आ जाइए। देखो 11 मार्च को इफ़ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड, हाँ, उन्होंने बोला था कि अगर डिमांड मेरा फुलफिल नहीं होगा तो 11 मार्च को जो है हम वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च कर देंगे, ठीक है। गांधी जी जो है वो उनका डिमांड को मानने नहीं, ठुकरा दिए। और उसके बाद देखिए जो हुआ वो ऐतिहासिक घटना, ठीक है। महात्मा गांधी स्टार्ट किए अपना फेमस कैंपस। यहाँ तक आप पूरा ही देख लीजिए, यहाँ है ना, ये यहाँ तक इसका मुख्य बातें आप वाटर जो है ना यहाँ तक मार्क करोगे। ये देखो गांधी जी जो है अपना साल्ट सत्याग्रह, क्या था ये साल्ट सत्याग्रह, 27 अपना ट्रस्टेड वॉलंटियर को लेकर के गांधी जी जो है वो 240 मील्स चलते हैं अपने साबरमती के आश्रम और कोस्टल टाउन जो डांडी है गुजरात पे, वहाँ पहुँचते हैं। वो लगभग 24 दिन में ये सफ़र तय किए हैं। और इस हिसाब से आप देखोगे तो 10 माइल्स जो है पर दिन चले थे। गांधी जी जो है वो रुके नहीं, वो आगे चलते गए और उनके साथ हजारों हजार लोग जो है जुड़ता गया। लास्ट में वो जो है 6 अप्रैल को पहुंचते हैं डांडी और वहां जाकर के वो साल्ट बनाते हैं। और साल्ट बना, देखो गांधी जी के साल्ट बना देने से बहुत कुछ नहीं हो गया, लेकिन वो जो है नियम एंड कानून को तोड़े। और गांधी जी अगर नियम एंड कानून को तोड़ रहे हैं, आज अगर मान लीजिए मोदी जी नियम एंड कानून तोड़ दें तो फिर हम लोग तो कॉमन लोग हैं, हम लोग तो तोड़ ही सकते हैं, है ना। तो नियम एंड कानून जो है वो महात्मा गांधी ही अगर तोड़ दिए तो फिर बाकी लोग जो है वो फिर स्टार्ट हो गए। अब देखिए क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मार्क कर लो आप, है ना। अगर नहीं मार्क किया तो पीछे जाके मार्क कर लो। देखो ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग था। और जैसे ही गांधी जी ऐसा करते तो पूरा देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर को मानने नहीं लगा। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस दोनों ही चल रहा है अभी। देखो अब अगर आप देखोगे तो 1921 और 22 में चला था नॉन कोऑपरेशन, याद है ना आपको। अब देखो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को मान नहीं रहा। इधर वैसे कुछ बहुत बड़ी बातें आपको मार्क नहीं करनी है ना। हाँ, टैक्सेस नहीं पे करना चाह रहे थे कोई। इस बीच आप देखो जो मार्क करोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब लोग हंगामा करने लगे तो ब्रिटिशर्स जो है शांत बैठे नहीं, वो जो है लोगों को एक एक करके अरेस्ट
करने लगे। खान अब्दुल गफ्फार खान जब अरेस्ट होते हैं अप्रैल 1930 में, तो इससे जो है क्राउड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। पेशावर अभी आज के डेट में पाकिस्तान में आता है और वहाँ पे जो है फायरिंग स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत लोग जो है मरना शुरू हुए हैं, ठीक है। और देखते ही देखते ये हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया जब सोलापुर जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब गांधी जी फिर से अरेस्ट हो रहे हैं, जब गांधी जी जो है फिर से अरेस्ट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है क्या था, ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। हाँ, गांधी जी जब अरेस्ट हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट हो गया और बहुत लोग मर रहे हैं। अब देखो यार, इतना वो ब्रिटिशर्स इस बार मूड बना लिए थे कि किसी को नहीं छोड़ना है। देखो इतना ज़्यादा सत्याग्रहियों को उठा के जेल में भर दिया गया, पूरा जेल लोगों से फुल है। और ऐसे में गांधी जी देखें कि ये मूवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी जो है पैक्ट साइन कर दिए। कौन सा पैक्ट का बात कर रहा है ये? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 का। गांधी जी पहले जाने से मना किए थे, गांधी जी जो है वो पहले जाने से मना किए थे, लेकिन ये डेट आप याद रखो कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता इसे बोला जाता है, एक तरह का समझौता था। गांधी जी उससे समझौता करना चाहते नहीं थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें गांधी इरविन पैक्ट साइन करना हुआ। और डेट आपको ये मजबूरी में याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों इसे बिल्कुल ही मार्क करके रखिए। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसके थ्रू गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ गांधी जी ऐसा बोले थे कि देखो हम तो चले जाएंगे वहाँ पे, लेकिन आप जो बेकसूर लोगों को जेल में अरेस्ट किए हो उसे छोड़ दो। क्या लगता है दोस्तों, गांधी जी के बात को मानेंगे ब्रिटिशर्स? माने या ना माने, पर गांधी जी वहां पहुंच गए। और हाँ, जैसा आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल ही नहीं माने, वो गांधी जी वहां से नाराज होकर आए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन गवर्नमेंट एग्रीटेड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर इन दिसंबर 1931। गांधी जी वेंट टू लंदन। हाँ देखो, लंदन वो पहुंच गए हैं दिसंबर 1931 में, और यहाँ पे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक कर गए थे। अभी आप देखोगे इसमें कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट किस तरह हुआ था, उसका जिक्र इधर किया जाएगा कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसा हुआ था। अभी तो साल्ट सत्याग्रह आप देखे, उसके बाद लोग क्या क्या किए थे, किस तरह से गरीब लोग अमीर लोग शामिल हुए थे मूवमेंट में, वो आप देखोगे। लेकिन बीच में ये ले आया एनसीईआरटी है, इधर उधर रहता है। आप देखो दिसंबर 1931 में अगर आप देखोगे तो गांधी जी जो है वहाँ पे गए, गांधी जी का डिमांड को माना नहीं गया और गांधी जी वहाँ बहुत ही डिसअपॉइंट हुए, नाराज हुए। और उन्होंने बोला कि मैं जो है फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा भारत जा करके। और ब्रिटिश रहा था कि गांधी जी बोले कि मैं जो है भारत जा करके फिर से रिलॉन्च कर दूंगा, मैं भारत जाकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च कर दूंगा। और इरविन बोले क्या करेगा? रिलॉन्च। अरे भारत पहुंचोगे तब तो, भारत पहुंचोगे तब तो, अभी तुम लंदन में है मेरे भाई। लेकिन देखिए गांधी जी जो है वापस यहाँ पे आए और 1932 में वो लौट कर आते हैं और यहाँ आके उन्होंने फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। लेकिन देखो बंद चालू होते होते ये मूवमेंट जो है 1934 तक अपना मोमेंटम खो देता है और ये मूवमेंट जो है ऐसे ही स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेंट, कौन से लोग इस मूवमेंट में किस तरह से शामिल थे। तो देखो भाई, सबसे पहले जो आप देखोगे यहाँ पे रिच पेजेंट शामिल थे, है ना। रिच पीजेंट्स यहाँ पे शामिल थे। वो अपना लैंड रिवेन्यू जो है पे नहीं कर पा रहे थे। रिच पीजेंट भारत में कौन होता है? पाटीदार गुजरात का। ये आप मार्क करोगे, आपसे पूछा जाएगा रिच पीजेंट किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे। तो देखो यहां से लेकर के लगभग यहां तक मैं देख लेता हूं क्या मार्क हुआ है। पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, वर एक्टिव मूवमेंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूसर्स कमर्शियल क्रॉप्स एंड हार्ड हिट बाय द ट्रैक डिप्रेशन, फॉलिंग प्राइजेस, इनकम, गवर्नमेंट रिवेन्यू डिमांड, रिफ्यूजल, गवर्नमेंट रिड्यूस रिवेन्यू डिमांड। हाँ, मूवमेंट ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी, ये है पूरा, यहां तक है। हाँ देखो क्या होता है, रिच पीजेंट्स जो है वो शामिल होते हैं मूवमेंट में। वो चाहते हैं कि लैंड रिवेन्यू को कम किया जाए। गांधी जी को वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं जब गांधी जी पहली बार स्टार्ट किए थे मूवमेंट को। लेकिन क्या होता है बच्चों कि गांधी जी जो है मजबूरी में इरविन के साथ समझौता करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में चले जाते हैं 32 में। और जब वो यहाँ से चले जाते हैं 32 में, ये मूवमेंट जो है 31 में चले जाते हैं ना, और 31 में जब वो चले जाते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट जो है बंद पड़ जाता है। और यहाँ पे जब मूवमेंट बंद पड़ जाता है तो जो रिच पीजेंट्स है वो बहुत ही नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ उनका हुआ नहीं, वो उतना ज्यादा सपोर्ट किए और उनका ना लैंड रिवेन्यू कम हुआ ना और कुछ, और वो जो है बहुत ही नाराज हुए। और गांधी जी जब रिलॉन्च किए मूवमेंट को 1932 में, तो इस बार
कोई भी रिच पीजेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करने आया। तो चलो ये पहली बात थी। अब देखिए, जब रिच पीजेंट्स साथ नहीं दिया तो गरीब पीजेंट्स साथ दिए। गरीब पीजेंट्स देखो ये लैंड रिवेन्यू कम करवाना नहीं चाहते थे। क्यों? इनके पास लैंड ही नहीं था, तो रिवेन्यू कम करवाएंगे क्यों? ये दूसरों के जमीन पे जो है रेंट पे काम कर रहे होते थे, और रेंट पे जब ये काम कर रहे होते थे तो पुअर पीजेंट्स का डिमांड था कि ये जो है फालतू के टैक्सेस जो है उसको कम कर दे, और लैंड का रेंट जो है उसको कम करवा दे, है ना। लैंड का रेंट जो है उसको कम करवा दे। लेकिन देखो ये बातें जो है, देखो गवर्नमेंट जो है वो पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट खुल के कर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट करेंगे तो रिच पीजेंट्स जो उनका सपोर्टर है वो उनसे नाराज ना हो जाए। इसलिए जो है वो पूरे अच्छे तरीके से कभी सपोर्ट नहीं किए, और सपोर्ट नहीं किए तो फिर पुअर पीजेंट्स जो है धीरे धीरे इस मूवमेंट से दूर चले गए। ठीक है, तो रिच पीजेंट्स का मैं बता दिया आपको, पुअर पीजेंट्स का बता दिया। अब देखिए वर्किंग क्लास यानी कि बिजनेसमैन का क्या हाल चाल था। तो बिजनेसमैन में देखो बच्चों, जो आप याद रखोगे पहली वो है कि 1920 में फेडरेशन, ये आप डायरेक्ट याद रखो, फेडरेशन फीकी जिसको बोलते हैं, नहीं 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 1920 में ये देखो ये 1920 है ना, ये वाला इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये दिख रहा है आपको, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स, द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये क्या हो रहा है, द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कांग्रेस 1920 में, और 1927 में फीकी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो पुरुषोत्तम दास, ये नाम देखिए, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला, जो दो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में बिजनेस को आसान करने के लिए था। देखो यहाँ से जो चीज़ें बाहर जाती थी उस पर ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे, एक्सपोर्टिंग टैक्स बोलते हैं उसको, एक्सपोर्टिंग टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लगा रखे थे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि गांधी जी जो है कुछ हम लोगों के लिए करे, टैक्सेस वैक्सेस घटाएं, और ऐसा हुआ। कुछ दिन तक उनको जो है टैक्सेस वैक्सेस घटा के बिजनेस आसान किया गया। लेकिन जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होता है तो इन पे और ज़्यादा कड़ाई कस दिया गया, और सारे ही लोग जो है वो परेशान हो गए। और देखो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक लोग मूवमेंट में थे तो वर्कर लोग जो है वो ज़्यादा इस मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। तो यही मेनली जो है आपको मार्क करना था। अब देखिए ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे अपने ही मोमेंटम खो गया, और ऐसे इधर से कोई बड़ी बात आपको मार्क करनी नहीं है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या क्या रह गया, दिक्कत क्या क्या रह गया। देखो बच्चों, दिक्कत था अनटचेबिलिटी, है ना, सनातनीज और दलित्स होता रहा। हिंदू में भी ये देखिए, सनातनीज अपर कास्ट हिंदू, लोअर कास्ट हिंदू होता रहा, और पूरे हिंदू जो है कह सकते हो एक साथ यूनाइट होकर मूवमेंट में आए नहीं। दूसरा जो है हिंदू मुस्लिम वाला ड्रामा था। अनटचेबिलिटी का ऐसा हालत हो गया था कि हिंदू में बहुत ज़्यादा बंटवारा का संभावना होने लगा था। दलित लीडर B.R. अम्बेडकर अगर आप देखोगे तो निकल करके आए थे, और B.R. अम्बेडकर निकल करके आए थे, वो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट एक अलग देश का मांग कर रहे थे। ये देखिए B.R. अम्बेडकर जो है वो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाते हैं, ये मार्क करके रखोगे। और इसके लिए गांधी जी के साथ उनको तू मैमे हो गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में। बाद में हालांकि गांधी जी जो है वो उनको समझा लिए, और गांधी जी जब उनको समझा लिए तो फिर अम्बेडकर जो है मान गए, और उनको पूना पैक्ट, ये आप याद रखोगे, पूना पैक्ट साइन किया गया था, जिसके थ्रू डिप्रेस्ड क्लास जो है, लोअर क्लास जो है, उनको रिजर्वेशन वगैरह देने की बात की गई थी। लेकिन देखो जिसको नहीं मना पाए थे वो था मुस्लिम्स लोग, है ना। मुस्लिम्स और हिंदू को यूनाइट करने का जब कोशिश किया गया तो हिंदू महासभा, ये वाला देखिए, हिंदू महासभा के, ये आप मार्क करोगे, M.R. जैकर हिंदू महासभा के थे। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया कि किसी तरह का समझौता मुस्लिम्स के साथ नहीं होगा, और मुस्लिम हिंदू को जोड़ने का जो कोशिश है वो बेकार चला गया, और ये सब दिक्कत था। इसीलिए जो है ये मूवमेंट जो है बंद हो गया। तो यही सब बातें आप मार्क करो जो आपको मार्क करवाया गया है ना। ये एक बड़ा मज़ेदार बात देखिए क्या दिया गया है कि 1930 में सर मोहम्मद इकबाल जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग का, वो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड उठा दिए। बहुत ही दुख का बात है, वो मोहम्मद इकबाल जो कभी कहते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या कहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो आज सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग कर रहे थे 1930 में। तो मुस्लिम्स लोग जो हैं वो भारत का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही दुखद घड़ी था। लेकिन आप दुखी ना होइए, आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।